नमस्कार बच्चों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12 का हिंदी व्याकरण का जो पहला टॉपिक है भाषा, लिपि और व्याकरण, उसका अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक आज भाषा, लिपि, व्याकरण। ठीक है, आज का हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 का हिंदी का जो पहला व्याकरण का टॉपिक है वो है भाषा, लिपि और व्याकरण। ठीक है, चलिए अब अपन मनुष्य समाज के अंदर, संसार के अंदर मनुष्य समाज के अंदर रहता है और उसे अपने जीवन यापन के लिए अपने विचारों का क्या करना पड़ता है, आदान प्रदान करना पड़ता है। मनुष्य संसार में रहते हुए अपने विचारों का आदान प्रदान, अपने एक के विचार दूसरे के तक पहुंचाने या दूसरे के विचार स्वयं ग्रहण करने के बीच में जो माध्यम होता है वो भाषा कहलाता है। यानी मनुष्य का जीवन यापन भाषा के बिना कुछ भी नहीं है। यानी जिस प्रकार से जानवर मूक रहते हैं उस प्रकार से मनुष्य मूक नहीं है। मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान किसी न किसी माध्यम में करता है और जिस माध्यम में वो करता है वो किसके अंतर्गत आएगा, भाषा के अंतर्गत आएगा। तो सबसे पहले अपन लेते हैं भाषा किसको कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं, हमारा पहला टॉपिक है। ये 2 बार प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर इससे पिछले साल 2017-18 में ये आ चुका है कि भाषा किसे कहते हैं। तो पहला प्रश्न, भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा वह माध्यम जिसके अंदर मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। यानी वो माध्यम जिसमें मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता हो। यानी भाषा क्या है, तो भाषा वो माध्यम है जिसमें मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में करता है। उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। यानी मनुष्य का आदान प्रदान जिस माध्यम में होता है उसे हम भाषा कहते हैं। हम कौन सी, यानी हमारी जो भाषा है वो कौन सी है। उससे पहले भाषा के 2 रूप होते हैं, यानी भाषा के भेद। तो भाषा के भेद या भाषा के रूप या भाषा के प्रकार एक ही बात होती है। यानी भाषा के भेद, रूप, प्रकार तीनों एक ही बात है। तो मूल रूप से भाषा के जो भेद होते हैं, प्रकार होते हैं, वो कितने होते हैं। तो चलिए देखिए, तो मूल रूप से भाषा के 3 प्रकार बताए गए। कितने प्रकार बताए गए, 3 प्रकार बताए गए। तो यानी सबसे पहले जब मनुष्य ने अपने विचारों का आदान प्रदान आरंभ किया था, वहां से लेकर के और वर्तमान समय तक, तो 2 तो प्रमुख माध्यम कौन से हो जाते, एक होता है लिखित माध्यम और एक हो जाता है मौखिक माध्यम। लेकिन इससे भी पहले जो प्राचीन काल से, मतलब जब मानव का उद्भव हुआ उस समय जो भाषा होता सांकेतिक। तो सबसे पहला है वो है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। दूसरा हमारा रूप हो जाएगा मौखिक भाषा। मौखिक माध्यम, सांकेतिक भाषा या मौखिक। ठीक है, फिर अगला हो जाएगा लिखित। ठीक है, भाषा के मूल रूप से कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, 3 भेद होते हैं, 3 रूप होते हैं। पहला कौन सा होता है, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा होता है ये सबसे कठिन माध्यम होता है। सांकेतिक भाषा है ये सबसे कठिन माध्यम होता है। मौखिक होता है सबसे सरल होता है और लिखित है वो माध्यम। सांकेतिक भाषा में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जो मूक बधिर व्यक्ति होते हैं उनको संकेतों के माध्यम से समझाया जाता है। और ये सबसे पुराना है और सबसे कठिन भी है। क्यों, कई बार क्या है कि संकेतों को कई तरह से
समझ नहीं पाते तो सांकेतिक माध्यम में क्या आ जाएगा, जब संकेतों के माध्यम से, संकेतों या इशारों से समझाना, यानी जब किसी भी बात को संकेतों के माध्यम से या इशारा, जैसे किसी को पानी पीना है तो वो ऐसे करेगा, यूं करेगा, या फिर जिसको सोना है तो वो ऐसे करेगा, या जिसका सर दर्द दुखना है तो वो, यानी जिस संकेत के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति को क्या करना, अपनी बात है वो समझाना। कई बार ऐसा हो जाता है कि वो संकेत के माध्यम से सामने वाला व्यक्ति है वो उसकी बात को समझ नहीं पाता, इसलिए ये काफी कठिन भी माना जाता है। फिर आता है मौखिक, यानी जिसको हम सबसे सरल मानते हैं मौखिक, जैसे मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति जो आपस में बातचीत करते हैं वो मौखिक। तो मौखिक माध्यम का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर बोल करके बातचीत करके व्यक्ति अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, यानी ये ऐसा माध्यम जिसमें बोलकर विचारों का आदान प्रदान, यानी जिसके अंदर बोल करके और विचारों का क्या किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है, वो किसमें आ जाएगा, मौखिक में आ जाएगा। यानी मौखिक भाषा के अंदर जिसके अंदर बोल करके और विचारों का आदान प्रदान किया जाता है वो मौखिक भाषा के अंदर। जैसे बातचीत, इसका उदाहरण के लिए क्या आ जाएगा, उदाहरण के लिए आ जाएगा बातचीत, भाषण, ठीक है, या संवाद, जो बीच लोगों में संवाद होता है, तो ये सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, मौखिक रूप में आ जाएंगे। यानी पहला सांकेतिक हो गया जिसमें संकेतों से इशारों से समझाया जाता है, जिसमें संकेत हो एक ही माध्यम। मौखिक भाषा के अंदर जैसे हम बातचीत करें, जैसे मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, या किसी नेता ने भाषण दिया और लोगों ने सुना, यानी जो उसी समय, उसके बाद जैसे मैंने कल क्या बोला, परसों क्या बोला, वो बातें उस वहीं तक, यानी जिस समय तक थी वहीं तक रहती है। तो ऐसे जब बातों को बोल करके आदान प्रदान करके और बातचीत की जाती है, उस समय का जो ये आएगा, ये किसके अंदर आ जाएगा, मौखिक के अंदर। अब आता है अगला जो माध्यम है, जो भेद है भाषा का, वो होता है लिखित माध्यम। लिखित माध्यम, तो लिखित माध्यम का मतलब होता है लिखकर विचारों का आदान प्रदान, लिखकर विचारों का आदान प्रदान। इसके अंदर क्या आ जाएगा, पुस्तकें आ जाएगी, पुस्तकें, समाचार पत्र, ठीक है, या कोई पत्रिका या ग्रंथ, ये सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, लिखित माध्यम। यानी लिखित माध्यम, जैसे तुलसीदास ने उस समय रामचरितमानस लिखी, अब तुलसीदास के उस समय की जो लिखी हुई बातें हम आज भी उसको क्या कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं। यानी उन्होंने उस समय, तुलसीदास तो चले गए, उनका तो देहांत हुआ कई सालों हो गए, लेकिन अब भी हम उसी का उसी, यानी 1900 के अंदर जिसने उस बात को जैसे समझा था, आज भी हम रामचरितमानस से उसी बात को उसी रूप में समझ सकते हैं। यानी जो लिखित माध्यम है, यानी जो उन्होंने लिख करके और अपने विचारों का क्या किया, आदान प्रदान किया। हम सुबह उठते ही हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो समाचार पत्र भी है वो किसका, कौन सा माध्यम है, लिखित माध्यम है। यानी जिसके अंदर सब कुछ हमें क्या है, लिखा हुआ मिलता है, जिसके अंदर सब कुछ हमें लिखित में मिलता है। ऐसे कोई पत्र पत्रिकाएं विभिन्न प्रकार की, कोई समाचार पत्र, अन्य कोई पत्र पत्रिकाएं, अन्य कोई ग्रंथ होता है जिसके पढ़ने से हमारे को क्या मिलता है, किसी विचारों का आदान प्रदान होता है, दूसरे के विचार हम ग्रहण करते हैं, या हम लिख करके किसी अपने विचार आगे बढ़ाते हैं। तो वो माध्यम है, वो माध्यम किसके अंदर आ जाएगा, लिखित माध्यम के अंदर आ जाएगा। तो भाषा की परिभाषा, पहला प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि भाषा किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा लिखिए, या फिर भाषा के कौन कौन से भेद हैं उसकी परिभाषा लिखिए। तो ये आपको लिखनी है, सांकेतिक, मौखिक और लिखित, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरा आता है कि हमारी भाषा कौन सी है, हमारी भाषा कौन सी है। दूसरा प्रश्न जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आता है तो वो आता है लिपि से। वो किससे आता है, लिपि से। तो हमारी भाषा कौन सी है, तो हमारी भाषा है हिंदी। हमारी भाषा कौन सी है, हिंदी, यानी राजभाषा हिंदी। हम राष्ट्रभाषा कहते हैं, लेकिन संविधान के अंदर उसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है, हिंदी भाषा। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी है। कौन सी है, देवनागरी।
कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। अब लिपि होती क्या है या लिपि किसे कहते हैं? प्रश्न आता है, लिपि किसे कहते हैं? ठीक है, तो लिपि का मतलब होता है वे चिन्ह जिनसे ध्वनि उत्पन्न होती है, जिनसे ध्वनि उत्पन्न होती है उसे हम लिपि कहते हैं। यानी वे चिन्ह जिनसे क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। यानी वे चिन्ह जिनसे ध्वनि उत्पन्न होती है। अब चिन्ह कौन से होते हैं? तो प्रत्येक भाषा की तो एक न एक लिपि होती है, या जो लिखने का ढंग होता है वो क्या लिपि? हिंदी की लिपि कौन सी? देवनागरी। अब देवनागरी के अंदर कौन कौन से चिन्ह है? तो इसके अंदर हम किसको पढ़ेंगे? तो जो स्वर होते हैं हमारे, आपको सबको मालूम है स्वर कितने हैं? 11 है। स्वर कितने हैं? 11 है। अब ये लिपि चिन्ह के अंदर इन स्वरों की जो मात्राएं हैं उनको हम किसके अंदर लेंगे? लिपि चिन्ह के अंदर लेंगे। तो चलिए हमारे लिपि चिन्ह, तो सबसे पहले अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और ओ। इस प्रकार से हमारे 11 जो ये लिपि चिन्ह, ये जो स्वर है इनके अंदर से अब यानी अ होता है, ये सब के अंदर क्या है? समाहित रहता है, इसकी कोई अपनी मात्रा नहीं होती। आ, ई, ठीक है। इस प्रकार से ये जो चिन्ह है ये क्या कहलाते हैं? ये लिपि चिन्ह। ये स्वर है हमारे ऊपर के और ये हमारे क्या है? लिपि चिन्ह। यानी इनसे ही अब हमें कुछ भी लिखना होता है तो हम स्वरों और व्यंजन के योग से ही बनते हैं। यानी ये जो स्वरों के चिन्ह है तो इनको हम क्या कहेंगे? सम्मिलित रूप से लिपि चिन्ह कहेंगे। यानी वे चिन्ह जिनसे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये जब साथ में मिलेंगे, जैसे हमने क लिखा है, क, अब क के साथ ई की मात्रा लिखाई तो क्या हो गई? की। तो किसकी ध्वनि उत्पन्न हो गई? की। ठीक है। इस प्रकार से ये लिपि चिन्ह होते हैं और इनसे क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि होती है। और हमारी हिंदी भाषा के अंदर कुल इन्हीं 11 स्वरों की मात्राओं के आधार पर संपूर्ण हिंदी भाषा शब्दों का जितना भी रूप बनता है वो सारा का सारा इन 11 जो हमारी ये स्वर है, इन स्वरों के जो चिन्ह है उनके आधार पर ही बनता है। अब जब लिपि की बात आती है तो हम चलिए थोड़ा स्वर व्यंजन देख लेते हैं कि हमारे स्वर और व्यंजन कौन कौन से होते हैं। हिंदी भाषा के अंदर कुल मिलाकर के 11 स्वर होते हैं और प्लस 33 व्यंजन होते हैं। यानी कुल मानक भाषा के अंदर 44 वर्ण हैं। इन 44 वर्णों से ही हमारी हिंदी भाषा है उसका निर्माण किया गया है या वो बनी हुई है। इसके अलावा जैसे कुछ और भी होते हैं, संयुक्त अक्षर भी होते हैं, फिर आगत ध्वनियां भी होती है, तो उनको मिलाकर के 52 54 ऐसे भी हो जाते हैं। लेकिन वो मानक शब्द है, मानक जो सॉरी वर्ण है वो कितने हैं? 44 है। अब देखिए इसमें स्वर कौन कौन से हैं? तो स्वर ठीक है। तो ये 11 स्वर होते हैं, अ, आ, ई, उ, ए, री, ए, आई, ओ, औ। इसके अलावा अनुस्वार और पीछे जो अनुनासिक जो होते हैं जिसको हम
ये बोलते हैं, जो उसके अंदर ये आ जाते हैं, दो ये और होते हैं, और इस एक जो हमारा विसर्ग चिन्ह है, इनको हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार और, ठीक है। अब उसके बाद हमारे अगला आता है व्यंजन। तो हमारे कुल व्यंजन कितने हैं, व्यंजन हमारे हैं 33, ठीक है, जिसके अंदर 5 वर्ग प्रमुखता से है, जिनके अंदर एक है हमारा क वर्ग, जिसके अंदर क, ख, ग, घ, ण, फिर च वर्ग, च, छ, ज, झ, ण्य, फिर ट वर्ग, ट, छ, ड, सॉरी ड, ढ, ण, क, च, ट, फिर त वर्ग, त, थ, द, ध, न, ठीक है। फिर प वर्ग, प, फ, फ, ब, भ, म, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो 5 तो हमारे ये वर्ग हो गए, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट, त, प, इनको कचड़ तप ऐसे, यानी जो इसका पहला अक्षर है इसके आधार पर कचड़ तप बोलते हैं, ठीक है। तो प, फ, ब, भ, म, उसके बाद हमारे य, र, ल, व, श, श, स, ह। इस प्रकार से ये हमारे 33 व्यंजन पूरे हो गए। इसके अलावा संयुक्ताक्षर अक्ष, त्र, य और स्र, 4 हमारे संयुक्ताक्षर होते हैं, जो अक्षर क प्लस श प्लस अ से बनकर के बनता है, त्र त प्लस र से बनकर के बनता है, य तो ज प्लस ऋण प्लस अ से बनकर, स्र स प्लस र से बनकर, यानी इस प्रकार से ये इनको हम संयुक्ताक्षर बोलते हैं, संयुक्ताक्षर, ठीक है। ये हमारे क्या है, 5 वर्ग है, 5 वर्गों के अंदर, और ये क्या है, उष्ण व्यंजन है, जिनको बोलते समय जो जीभ से जितनी थोड़ी हवा है वो क्या है, दब करके निकलती है। तो ठीक है, 11 स्वर और 33 व्यंजन, ठीक है। अब अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है कि स्वर और व्यंजन की परिभाषा लिखिए, तो वो तो सबको आपको आती होगी। स्वर किसे कहते हैं, यानी जिसका स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जिसका स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जाता है उसे स्वर कहते हैं। और व्यंजन किसको कहते हैं, तो जिसका उच्चारण व्यंजन के संयोग से किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। जिसका उच्चारण स्वरों के संयोग से किया जाता है उसे हम व्यंजन कहेंगे। अब देखो जैसे कैसे, तो जैसे अ का उच्चारण होता है वो स्वतंत्र आ, लेकिन जैसे हम क बोलेंगे क, तो क यानी क के साथ अ की ध्वनि आती है, यानी अगर इसको क के बिना लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, इसके नीचे हलंत लग जाएगा, तो यह क्या आएगा, स्वर विहीन क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे मैंने ये लिखा ये, तो ये स्वर विहीन क है, यानी इसके अंदर अब क्या है, स्वर है वो सम्मिलित नहीं है। लेकिन जैसे ये हटाऊंगा तो अब ये जैसे क, यानी पहले क्या था क, अब ये क्या क, यानी क के साथ अ की ध्वनि है वो सम्मिलित रूप से आ जाती है। तो इस प्रकार से हमारी ये लिपि हो गई। हमारी लिपि के अंदर 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्ताक्षर और अनुस्वार और अनुनासिक, ये जिनको हम आयोगवाद ध्वनि बोलते हैं, इन दोनों को, अनुस्वार और विसर्ग और अनुनासिक जो इस प्रकार से होता है चंद्र बिंदु, इनको हम आयोगवाद ध्वनियां बोलते हैं। तो कितने हो गए, 44, 44 सर और 4 48, 48 और 2 50। ऐसे ही कुछ आगंत ध्वनियां भी होती है, जैसे जो ढ लिखते हैं या ड लिखते हैं, जिनको आगंत ध्वनियां बोलते हैं। ऐसे मिलाकर के 52 54 हिंदी के अंदर अलग अलग है, लेकिन मानक रूप के अंदर कितने हैं, तो मानक रूप के अंदर 44 वर्ण ही हिंदी के अंदर है। यानी हमारी हिंदी की जो मानक जो व्याकरण है, मानक व्याकरण है, उसके अंदर 44 वर्ण ही आते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब हमारा दूसरा टॉपिक ये लिपि हो गया। अब हमारा तीसरा टॉपिक एक बचा है, व्याकरण, यानी इससे संबंधित भी प्रश्न आते हैं, और इस प्रकार का प्रश्न भी पूछ लेते हैं। बोर्ड में 2 बार पूछा भी है कि व्याकरण किसे कहते हैं, यानी व्याकरण की सीधी सपाट प्रश्न देकर के और परिभाषा बहुत सरलता से पूछेगा
कि व्याकरण किसको कहते हैं। तो व्याकरण किसे कहते हैं, यानी जैसे व्याकरण का मतलब होता है कि वो शास्त्र या ऐसा शास्त्र जो हमारे को सही लिखना या शुद्ध लिखना सिखाता है, गलतियों नहीं करते जिससे हम सही लिख सके, ऐसा जिसके अंदर ज्ञान मिलता है, उसे हम क्या कहेंगे, व्याकरण कहेंगे। तो व्याकरण की परिभाषा क्या हो जाएगी, परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी, व्याकरण की परिभाषा किसकी, व्याकरण की। ठीक है, व्याकरण किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी वो शास्त्र जो हमें शुद्ध व सही लिखने का ज्ञान करवाता है, उसे हम क्या कहेंगे, व्याकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, व्याकरण। यानी ऐसा शास्त्र जिससे हम शुद्ध लिखना या बोलना सीखते हैं, या ऐसा शास्त्र जो हमें शुद्ध लिखना और बोलना सिखाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सॉरी मैंने लिखना व बोलना लिख देना, बोलने का ज्ञान करवाता है, उसे हम क्या कहेंगे, व्याकरण शास्त्र कहते हैं। ठीक है, जैसे कैसे, तो जैसे मैंने ये लिखा कि राम घर गई। अब अगर ये व्याकरण की दृष्टि से मैं ये प्रश्न देखता हूं, ये वाक्य देखता हूं, तो ये वाक्य क्या है, गलत है। कैसे गलत है, यानी राम क्या है, पुल्लिंग संज्ञा है, राम क्या है, पुल्लिंग व्यक्तिवाचक संज्ञा है, घर चलो संज्ञा आ रहा है, स्थानवाचक, लेकिन यहाँ जो गई है क्रिया है, ये जो क्रिया है ये किसकी आ रही है, स्त्रीलिंग की आ रही है। किसकी आ रही है, स्त्रीलिंग। इसलिए व्याकरण ये कह रहा है कि पुल्लिंग कर्ता के साथ क्रिया भी किसकी आएगी, पुल्लिंग की आएगी। इसलिए अब यहाँ क्या होगा, राम घर गया होगा, क्या होगा, गया। तो ये जो जानकारी हमें मिलती है, ये किससे मिलती है, व्याकरण शास्त्र से मिलती है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, अशुद्धि है, यानी जो हमें सही लिखना और बोलना सिखाता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण शास्त्र कहते हैं। अब हमारा भाषा, लिपि, व्याकरण हो गया। इसके साथ एक भाषा के साथ हमारा एक छोटा सा टॉपिक, एक बार और कई बार इसके प्रश्न पूछते हैं, बोली किसको कहते हैं, या फिर भाषा और बोली में क्या अंतर है। बोली, अब भाषा होती है वो तो क्या है, विचारों का, तो बोली भी ऐसी। तो भाषा का और बोली का क्या है, तो एक भाषा के अंदर कई बोलियां हो सकती है, एक भाषा के अंदर कई बोलियां हो सकती है। अब बोली किसको कहते हैं, तो बोली यानी किसी क्षेत्र विशेष के अंदर, किसी क्षेत्र विशेष के अंदर बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। यानी किसी क्षेत्र विशेष के अंदर, यानी जैसे हम बाड़मेर में रहते, जैसे राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थानी बोली जाती है, इसके अंदर भी जोधपुर में रहते हैं तो जोधपुरी बोली जाती है, उधर चित्तौड़ की तरफ जाते मेवाड़ी बोली जाती है, इधर डिंगल पिंगल, यानी ऐसा किसी क्षेत्र विशेष के अंदर जो भाषा या जो बोली बोली जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बोली बोलते हैं। अब बोली और भाषा में क्या अंतर है, ये प्रश्न एक बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पेपर में आ चुका है कि बोली और भाषा में अंतर लिखो। बोली और भाषा में क्या अंतर है, तो बोली और भाषा में क्या क्या अंतर होंगे, तो इसके लिए अपन थोड़ा सा इंडेक्स बना करके आसानी से समझ सकते हैं कि बीच में एक लाइन खींच देते हैं, इधर क्या लिख देंगे अपन, भाषा लिख देंगे, और इधर क्या लिख देंगे, बोली। अब ये ध्यान रखना है, भाषा के अंतर्गत ही बोली आएगी। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, इसका भाषा का क्षेत्र है वो क्या होता है, भाषा का क्षेत्र विशाल होता है, या बड़ा होता है, जो भी लिखो। तो इधर क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्र छोटा होता है। कैसा होता है,
बोली का क्षेत्र पूरा लिख लेना, मैं लिख रहा हूं, बोली का क्षेत्र है वो सीमित या छोटा होता है, या किसी क्षेत्र विशेष में, या किसी क्षेत्र विशेष में ही बोली जाती है, किसी क्षेत्र विशेष में ही बोली जाती है। ठीक है, अब दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा भाषा का अपना साहित्य होता है, भाषा का अपना साहित्य होता है, बोली का साहित्य नहीं होता, यानी बोली में साहित्य रचना नहीं होती, साहित्य रचना नहीं, साहित्य रचना नहीं होती। ठीक है, अगला क्या आ जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, यानी भाषा का क्षेत्र विशाल, क्षेत्र छोटा होगा, भाषा का अपना साहित्य होता है, इसका कोई साहित्य, भाषा का अपना व्याकरण होता है, क्या होता है, व्याकरण, भाषा का अपना क्या हो जाएगा, व्याकरण हो जाएगा। तो बोली का कोई व्याकरण नहीं होता, बोली का व्याकरण, बोली का व्याकरण नहीं होता। ठीक है, भाषा का अपना शब्दकोश होता है, भाषा का क्या होता है, अपना शब्दकोश, भाषा का अपना शब्दकोश होता है, लेकिन बोली का शब्दकोश नहीं होता, बोली का शब्दकोश नहीं होता, यानी भाषा का अपना शब्दकोश होता है और बोली का अपना शब्दकोश नहीं होता। इस प्रकार से अपन ये भाषा और बोली में अंतर समझ गए होंगे। तो प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी है, तो हिंदी भाषा है, अंग्रेजी, प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है, तो जोधपुरी, बीकानेरी, मारवाड़ी, गुजर, उसके बाद भी जैसे ये विभिन्न प्रकार की सिंधी, जो किसी समूह विशेष द्वारा या किसी स्थान विशेष द्वारा जो बोली जाती है, वो सारी की सारी क्या आएगी, बोलियां, जैसे कुमायूं, गढ़वाली, बिहारी, भोजपुरी, ये सारी की सारी क्या है, बोलियां हैं, और ये भाषा की क्या है, उप भाषा है या उपबोलियां है। और हिंदी भाषा की जो हमारी लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी है, इंग्लिश की लिपि रोमन है, और उर्दू की लिपि है वो क्या है, फारसी है, और जो पंजाबी भाषा है उसकी जो लिपि है वो कौन सी है, गुरुमुख लिपि है। तो इस प्रकार से हमने आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हिंदी कक्षा 12 आने वाले का जो पहला टॉपिक व्याकरण का है वो कर लिया है, भाषा, लिपि और व्याकरण। इसमें से 2 नंबर का प्रश्न आता है, और इनमें से जो 4-5 प्रश्न बनते हैं, इन्हीं में से घुमा फिरा के बार बार प्रश्न आता है। ठीक है विद्यार्थियों, अगले वीडियो के अंदर हम फिर अगला टॉपिक लेकर के फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।